गाइस वेलकम टू द चैनल आयुर्प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुश्रुत सूत्र 25। तो सुश्रुत सूत्र 25 तक अगर आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपकी सूत्र स्थान की सुश्रुत सूत्र स्थान की आधी से ज्यादा जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। और एक बैड अलर्ट कि जो ये चैप्टर रहने वाला है उसका नाम क्या है, अष्टविध शस्त्र कर्मणि है। ठीक है, यहाँ पर जो 8 प्रकार के हमारे शस्त्र कर्म हैं उसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल सब आपको याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि नाम 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 पढ़ेंगे, इसलिए ये बैड न्यूज थी। लेकिन कोई ना, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये चैप्टर एक बार हो जाता है, फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगी, वो भी बाद में, क्योंकि ट्रिक से ये चीज है ना, थोड़ा नॉर्मलाइज होने के लिए बहुत सारे नाम याद रखने के लिए बहुत सारी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। इसलिए पहले समझने की कोशिश करेंगे, जब समझने से चीज ना बने तब ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, तो अब आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत कितने षष्टविध कर्म बताते हैं बताओ। अष्टविध है तो आचार्य चरक का तो सुश्रुत का तो चैप्टर ही हो गया। तो 8 प्रकार के जो शस्त्र कर्म बताए हैं वो आचार्य हमारे सुश्रुत बताते हैं। आचार्य चरक कितने बताते हैं, 6 प्रकार के। रिवाइज कर लेते हैं। पाटन वेदन चेव छेदनम लेखनस तथा प्रच्छान सीवन चेव च षड्विध। ठीक है, और आचार्य वाग्भट कितना बोलते हैं, आचार्य वाग्भट बोलते हैं 13। अब एक और पॉइंट है, मैंने आपको गोविंद पारिक में पढ़ाया था। बताओ कि आचार्य वाग्भट लिखा है, तो इसमें क्या समझना है। आचार्य वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय समझना है या अष्टांग संग्रह समझना है। क्या अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह दोनों का नंबर 12 ही है, सॉरी 13 ही है, या किसी का नंबर 12 भी है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि ये चीज मैं गोविंद पारिक में आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ। इसलिए बोलती हूँ गोविंद पारिक जगह जगह पे मैं आपको रिमाइंड कराती रहूंगी कि हाँ ये चीज आपको ऐसी पढ़नी है, ये चीज आपको ऐसी पढ़नी है और पढ़ते रहनी है। ठीक है, फर्दर डिले नहीं करते हैं। पहली चीज है समझना। जब हमने 9th चैप्टर पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि इसका हम, जैसे कि इंटर्न अगर आप हो, ठीक है, इंटर्न हो तो आप प्रैक्टिस किस चीज पर कर सकते हो, छेदन की, भेदन की, लेखन की, इसके सारे एग्जाम्पल्स योग्य सूत्री में हमने पढ़ लिए हैं। अब हमें, इंटर्न नहीं हो आप, अब पूरे डॉक्टर बन चुके हो आप, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। छेदन का मतलब क्या होता है, छेदन मतलब काट के बाहर निकालना। कौन सी ऐसी व्याधियां हैं जिसमें हम काट के बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले भगंदर में, अगर मैं आपको ऐसे याद कराती हूँ, जैसे भगंदर क्या होता है, एक ट्रैक है, ठीक है, यहाँ इसकी इंटरनल एक्सटर्नल ओपनिंग है, यहाँ उसकी इंटरनल ओपनिंग है। तो अगर एलोपैथी का हम ऑपरेशन देखते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पूरा ट्रैक को बाहर निकाल देते हैं काट के। अब क्लियर हो गया, भगंदर याद रहेगा। श्लेष्मिक ग्रंथि, श्लेष्मिक ग्रंथि, अगर ये हाथ है पेशेंट का, उसको यहाँ पर उभार हो गया। श्लेष्मिक ग्रंथि की एग्जाम्पल्स बताए सबको, शोध कैसा होता है श्लेष्मिक, कौन से एग्जाम्पल्स मैंने उसको बताया। आचार्य चरक इसके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। ठीक है, उसको क्या करना है, पूरा बाहर कर देना है। इसी तरीके से आपको मैंने मेन मेन एग्जाम्पल्स बताए, जिसमें भी ओरिजिन समझे आपकी, पूरा निकाल के फेंकना है, उसको कहेंगे हम एक्सीजन वाली व्याधियां या छेदन वाली व्याधियां। तो वो कौन कौन सी, भगंदर, श्लेष्मग्रंथि, तिलकालक, नाड़ी व्रण, अर्बुद, अर्बुद में बाहर निकालते हैं ना, अर्श में काट के बाहर निकालते हैं, चर्मकील, अस्थि शल्य, मांसल, जत्रुमणि, मांस संघात, गलशुंडिका, स्नायु, मांस, शिराओं के सड़े गले भाग, वाल्मीक, शतपोनक, ये भगंदर का एक टाइप है ना। अदृश, उपदंश और मांसकंदी और अधिमांस। बोला बहुत बोरिंग हो गया मैम ये सारे, इसलिए तो मैंने बोला था कि ये सारी चीजें रहेगी, लेकिन कोई ना, समझ में आया कि ये सारी व्याधियां, अब जो हाईलाइट करी वो व्याधियां हाईलाइट करो, और उसका एक पिक्चर फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे याद करना है। अब वही चीज हमको यहाँ पर समझनी। भेदन, भेदन मतलब सिर्फ मैंने एक कट दे दिया, कट ऑलमोस्ट व्याधियों में दिया जाता है जो भी ऑपरेटिव में जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे इसके नाम इतने ज्यादा हैं। तो उसमें कौन कौन सी आ जाएगी, हमारी पूरी विद्रदी आ जाएगी, सन्निपातज विद्रदी, सर्व विद्रदी, वात पित्तज कफज विद्रदी, ग्रंथि आ जाएगी, वात पित्तज कफज, विसर्प आ जाएगा। तो वी वाली कितनी हो गई, दैट इज आर विद्रदी, विसर्प, वृद्धि। ठीक है, और प्रमेह पीड़िका, प्रमेह पीड़िका देखिए ना, तो प्रमेह पीड़िका, शोफ, स्तन रोग, अवमंथ, कुंभिक, ठीक है, नाड़ी, नाड़ी रोग, नाड़ी रोग, ये नाड़ी व्रण अच्छे से मार्क कर लेना, क्योंकि नाड़ी व्रण पूछा जा चुका है। टुंडिकेरी और गिलायु, जब टुंडिकेरी और गिलायु पढ़ते हैं तब उसकी मुख्य चिकित्सा भी भेदन बताते हैं, तो वही चीज यहाँ पर रिवाइज होगी। ये कहाँ पढ़ेंगे मैम, तो ये पढ़ेंगे हम शालाक्य वाले पोर्शन में, दैट इज उत्तर तंत्र में। ठीक है, अब लेखन, लेखन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, स्क्रैपिंग करना है। कोई चीज बड़ी हुई है तो
लाइकन प्लैनिस का जो पेशेंट है उसमें अपन परीक्षण कर्म जो करते हैं, ठीक है? ये वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है? तो वो कौन-कौन सी व्याधियों में कर रहे हैं? हम पूरी प्रकार की रोहिणी में कर रहे हैं। कितने प्रकार की रोहिणी में कर रहे हैं? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज रोहिणी में कर रहे हैं। तो रोहिणी कहाँ की व्याधि है? रोहिणी कितने टाइप की होती है? 4 ही में कर रहे हैं, तो एक जो होती है वो हमारी असाध्य रोहिणी होती है, ठीक है? फिर हम किलास में कर रहे हैं, उपजीविका, मेदज दंत भर मेद जन दंत वैदर्भ, ग्रंथि, वर्म रोग, अधिजीविका है तो उपजीविका है, अर्श, अर्श रिपीट हुआ, मांसकंदी और मंडल कुष्ठ, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ से इजी चीजें आ जाएगी, सिर्फ एक हमारा विस्त्रावण डिफिकल्ट है। वेदन कर रहे हैं, वेदन मतलब हमने सिर्फ इसे पंचर कर दिया, दैट इज पंचर करा, सिर्फ पंचर किया। और हाइड्रोसील में क्या होता है, मूत्र ग्रंथि में क्या होता है, हमारा जो स्क्रॉटम एरिया है वहां पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कलेक्शन हो जाता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम उसमें पंचर कर देंगे, दैट इज आर विस्त्रावण, ठीक है? उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, जलोदर। जलोदर क्या होता है, मूत्र जलोदर में जैसे यहाँ पर ये हमारा स्क्रोटल रीजन था, वैसे ये हमारा एब्डोमिनल रीजन है, जहाँ पेरिफेरियल फ्लूइड हमारा कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर भी हम पंचर करके उसको बाहर निकाल देंगे। तो दैट इज आर दो व्याधियां, मूत्रवृद्धि और जलोदर। फिर नाड़ी, नाड़ी व्रण या नाड़ियों में क्या करते हैं, और उन्मार्गी व्रण में हम प्रोबिंग करते हैं। वो तो वैसे भगंदर में हमारा मेन पेशेंट जो आता है, क्योंकि हम आयुर्वेद वाले, एनोरेक्टल सबसे ज्यादा चलता है। जब एनोरेक्टल करते हैं हम, तो हम जब ट्रैक को फाइंड आउट करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोबिंग करते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके का नाड़ी व्रण रहता है हमारा। जब तक उसका हमारे सेकंड मुंह नहीं पता चलता है, तब तक वो क्या रहता है, साइनस रहता है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाए, उन्मार्गी व्रण और नाड़ी व्रण में। फिर उसके बाद आते हैं आहरण। आहरण का मतलब कि ना खींच के बाहर निकाला, जहां कोई चीज जमी हुई है, तो यहाँ टार जमा हुआ है हमारा। टार कहाँ कहाँ जमा है, पैर में भी आपका टार जमा है, आपके मूत्र में भी मूत्र शर्करा जमी हुई है, और दंत शर्करा। कौन कौन सी होगी, पाद शर्करा, दंत शर्करा और मूत्र शर्करा। और जहां पर भी मैल है, दांत में, कान में, अश्मरी, सब प्रकार की जो फॉरेन बॉडीज है, और मूल गर्भ, क्योंकि देखो, निकाल के कोई चीज ऐसी है जो चिपकी हुई है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा और मुझे उखाड़ के फेंकना है इसको, ठीक है? जैसे कि दंत शर्करा हो गई हमारी, तीनों प्रकार की यहाँ पर शर्करा लिखा, दैट इज दंत शर्करा, पाद शर्करा और मूत्र शर्करा। फिर दंत का जो मल है, हमारी अश्मरी है, फिर शल्य है, कहाँ जो भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल्स, कांटा घुस गया या घुस गया हाथ पैर में, वो कहाँ आ जाएगा, आहरण करते हैं हम उसमें, ठीक है? नेक्स्ट चीज है मूड गर्भ। मूड गर्भ क्या होता है, कि उसको भी हमें बाहर निकालना है, फेंकना है बाहर निकाल के। तो वो हमारा आहरण, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, या गुदा गुदा में इकट्ठा हुआ कोई भी वर्च है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे आहरण योग्य हो जाएगा। अब बोलना मैम इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स, रिपीटेड एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो है हमारा बहुत डिफिकल्ट टू ड्रेन, एंड दैट इज ड्रेनेज, दैट इज विस्त्रावण। तो विद्रधि हमने पढ़ लिया था, फिर से विद्रधि है, ठीक है? और स्तन रोग हमने पढ़ लिया था, फिर से स्तन रोग है। श्लीपद में जमा हुआ है, जहां हम दबा दबा के निकाल रहे हैं, वो पहले तो ये चीज हाईलाइट करो, वही वही पढ़ेंगे। दैट इज आर विद्रधि, कुष्ठ, और एक दोषज पालित, यानी सर्व प्रकार के अर्बुद भी आएंगे इसके अंदर, ठीक है? कृमिदंत, उपकुश, श्लीपद, दंत कुकुटक, पित्तज और कफजन्य ओष्ठ रोग। ओष्ठ रोग कौन से आ रहे हैं, पित्तज और कफज, और क्षुद्र रोग हमारे, ये सारी चीजें क्लियर है। अनेक प्रकार के क्षुद्र रोग हो जाएंगे। मतलब मैम क्लियर तो नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा बर्डन पे बर्डन आ रहा है, मार्किंग्स वर्क कर रहे हैं, इसके सिवा समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जब चीजें डिफिकल्ट हो जाती है तो मैं पहले से फाइन अलर्ट दे देती हूँ कि हाँ, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है, आपको शायद समय लग जाए चीजों को समझने में, या डिफिकल्ट हो जाए रिमेम्बर करने में, तो कोई भी तरीके का मैं आपको सांत्वना नहीं दे रही कि ये चीज ऐसी है इजी हो जाएगी। नहीं, जो चीज डिफिकल्ट है तो मैंने आपको पहले ही बताई कि हाँ ये डिफिकल्ट है, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं सीवन, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दो लाइंस आती हैं। एक तो सीवन कहाँ कहाँ पर कराते हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। इसको मैं आपको, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएं, कि जब भी सूचरिंग आप करते हैं, पेशेंट आपकी ओपीडी में आता है, ठीक है, या कैजुअलिटी में आता है, तो वो टूटा फूटा आता है या उसको लगी रहती है,
तब उसके अंग-वंग इधर-उधर हिल जाते हैं, तब आप उसकी सूचरिंग करते हैं। लेकिन जब वो व्रण जो होता है ताज़ा होता है, तभी आप उसकी सूचरिंग करते हैं क्योंकि हीलिंग कैपेसिटी जब सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है? तो आपको सद्यो व्रण में सूचरिंग करना है, सद्यो व्रण में सूचरिंग करना है। और कहाँ करना है? चल संधि के आश्रित व्रण में। क्या लिखा है? चल संधि के आश्रित व्रण में। 2 चीज़ याद रखना है। सद्योवरण कहाँ याद रखेगा? याद आ गया? कैजुअल्टी में जो तुरंत पेशेंट आया वहां करना है। और चल संधि समझ में आ गया ना? जो भी हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहां पर हमें करना है। और क्या लिखा? मेदजन्य रोगों में भेदन हो गया हो वहां, सुलेखित कर्म में तथा चल संधि में और सद्य व्रणों में हमें क्या करना है? सूचरिंग करनी है। अब सूचरिंग करनी है। जब भी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूचरिंग कहाँ नहीं करनी है। तो जहाँ जो क्षार से जला हो, अग्नि से हो, विष से व्याप्त हो जाता है और जहां से वायु निकल रही हो और जिसके अंदर क्या हो, किसी भी तरीके का फॉरेन पार्टिकल अभी अंदर कुछ है और आप बाहर से सिल लो, नहीं। जिसके अंदर से दूषित रक्त निकल रहा है, नहीं, आप बाहर से सिल दो। तो ये सारी जगह हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो श्लोका नंबर 17 को देखेंगे। क्षार, अग्नि, विष, मारुत वहिनी और जब हमारा दूषित रक्त निकल रहा हो या उसके अंदर किसी भी तरीके का शल्य हो, तब हमें नहीं करना है, ठीक है। और अब आप सूचरिंग के यहाँ पे टाइप्स दिए हैं, दैट इज वेलितक, गोफणिका, तुन्य सेवनी और ऋजुग्रंथि, ठीक है। अब इसको समझो, नीचे आओ, इसका विमर्श में से अच्छे से समझ में आएगा। ये तो समझ में आता है ना कि गॉच पीस को यहाँ पर क्या बोला है, पिचू किसको बोल रहे हैं, वेलितक किसको बोल रहे हैं। सूचरिंग के मैं आपको नॉर्मल टाइप्स बताती हूँ, यहाँ ध्यान से देखना है ना। जब ये स्किन है और यहाँ से ये फट गई है, ये दूसरी स्किन है, जैसे ये कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है। अगर मैं इसमें ऐसे ऐसे यहाँ से डालू, यहाँ से निकालू, यहाँ से डालू, यहाँ से निकालू, यहाँ से डालू, यहाँ, दैट इज आर कंटिन्यूस फीचर, दैट इज वेली तक आर कंटिन्यूस फीचर। और फिर मैं यहाँ पर आके उसको खत्म करूं, यहाँ पर उसकी फाइनल सर्जिकल नॉट दूं और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा? बेली तक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूस सूचरिंग हो जाएगा। अब दूसरा है हमारा गोफड़ा। गोफड़ा को कैसे समझेंगे? गोफड़ा को ऐसे समझेंगे कि इतना बड़ा मेरे पास यहाँ कट लगा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से दे रही हूँ, यहाँ से ऐसे कर रही हूँ, एक सूचर, यहाँ मेरी नॉट लग गई। दिस इज आर बास्केट सूचरिंग, दैट इज गोफड़ा, ठीक है। फिर तुन्य सेवनी क्या है? हेल्स्टेड सब क्यूटी सब क्यूटिकुलर स्टिचिंग जो रहेगी हमारी, ठीक है। कॉस्मेटिक रीजन से भी हमारी बहुत तरीके की सूचरिंग रहेगी। इंटरडर्मल हम लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम सूचरिंग कर देते हैं और फिर जो हमारे इंटरप्टेड होते हैं वो हो जाएंगे ऋजु ग्रंथि में। इजी है। पहले तो नाम फेवरे करो, वेलितक, गोपणिका, तुन्य सेवनी और ऋजु ग्रंथि, ठीक है। वेलितक, गोपणिका, तुन्य सेवनी और ऋजु ग्रंथि, ठीक है। ये चीज समझ में आई। उसके बाद कहाँ पर हमें कैसी निडल यूज करनी है, इसका भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। देखो, जहां मांस है ना अल्प है, वहां पर आप 2 अंगुल वाली यूज करोगे। और जैसे कि आपने देखा जॉइंट्स हमारे पतले होते हैं एज कंपेयर टू, अगर हम आपका अपना खुद का नी जॉइंट देखो, नी जॉइंट जो हमारी जंघा है, ठीक है, आयुर्वेद वाली जगह या थाइज या लैग ले लो, दोनों के बीच का है, वहां पर क्या है, मास कंपैरेटिव कम है। तो जहां ऐसा देश जहां अल्प मास है और संधि हो, वहां कैसे लेंगे? वृत्त लेंगे, गोल, और 2 अंगुल वाली लेंगे। जो जहां ज्यादा मांस है, मांसल प्रदेश है, वहां 3 अंगुल की लेंगे जहां फैला हुआ है। देखो, स से संधि याद रखना है। स से संधि कहाँ के लिए मैम? सूचर की जो संधि होती है, सिर्फ अल्प मास से क्वेश्चंस हो जाते हैं कि अल्प मास याद रख लिया, वृत्त मास याद रख लिया, लेकिन हमें यहाँ संधि भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मर्म प्रदेश में फलक मर्म स्थान में, फलकोश में, उदर के सीवन के लिए या फलकोश के लिए, है ना। यहाँ जो फल को लिखा है दैट इज आर फलकोश और वृषण कोश, उसको भी ले सकते हैं। फलकोश में पूछा जाएगा तो फलकोश में क्या यूज करते हैं? हमारी धनुष आकार वाली, ठीक है। और अब एक रेफरेंस यहाँ पे मिलता है हमें, दैट इज मालती पुष्प व्रंताग्रह। मतलब इसका मालती यानी चमेली के पुष्प के समान, इसका जो अग्रभाग के समान ये मोटी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए और तीक्ष्ण होना चाहिए। क्या क्या पढ़ा? रिवाइज करो, बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा 3 प्रकार की हमारी सूचरिंग है, 2 अंगुल वाली, 3 अंगुल वाली और धनुराकृति वाली। इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ी? जहां अल्प मास हो, संधि हो, यहाँ दीर्घ मास हो या आयत हो और मांसल हो। यहाँ हमने पढ़ा
मर्म में होनी चाहिए, फलकोश या प्रषण कोश में होनी चाहिए और उदर में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सूचियां बोल दी उसमें एक रेफरेंस आया जो कि था मालती पुष्प वृंत के समान होनी चाहिए। जब भी कोई उपमा हो जाती है तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कितने दूर करना है नहीं करना ये वही चीजें बता रहे हैं आचार्य यहाँ पर हमें कि अब इतना बड़ा तुम्हारा कट है, ऐसा नहीं कि यहाँ जो इंटरप्टेड सूचर लगाया तुमने इतने पास पास लगा ले कि उसका उतना जब तुमने खींचा उसको तो दूसरा वाला फट जाए। इतना पास पास नहीं लगा देना ताकि वो फट ना जाए। मतलब व्रणोत के समीप में सुई को ना अधिक दूर ना अधिक समीप रखना चाहिए। दूर क्यों? दूर रहेगा तो उस पर प्रेशर बहुत बढ़ेगा, और अगर पास पास रखा तो क्या हो जाएगा, वो फटने के उसके या किनारे टूटने के उसके ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। पास पास है किनारे टूट गए, दूर दूर है तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। ये भी बता दिया आचार्य ने। सोचो कैसी सूचरिंग करना है, कहाँ सूचरिंग करना है कहाँ नहीं करना है। सूचर पार्ट यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक क्या करा हमने, सूचरिंग कहाँ कहाँ पे करना है, सीवन कहाँ पे करना है ना, सीवन कहाँ पर नहीं करना है, सीवन कब नहीं करना है, कब उसके अंदर क्या क्या फॉरेन पार्टिकल्स है। 3 प्रकार के हमने सीवन बताए। और सीवन पास में करना है तो क्या हो सकता है, दूर करना है तो क्या हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि जो अष्ट प्रकार के हमने शस्त्र कर्म करे उनमें हीन, आवश्यकता से अधिक या तिर्यक छेदन होने पर हमें वैद को कौन कौन सी 4 सावधानियां रखनी चाहिए या 4 विपत्ति आ सकती है। क्या तो अधिक छेदन कर दिया उसने, आवश्यकता से अधिक छेदन कर दिया, या आवश्यकता से कम, या आवश्यकता से तीर्य, या असावधानी से वो खुद को ही, असावधानी से अपने ही शरीर में, जैसे जब सूचरिंग करते हैं तो जब उसको फिंगर से वैसे तो सपोर्ट नहीं देना चाहिए लेकिन अधिकतर दे देते हैं। ठीक है, तो जब अपन इसको फिंगर से सपोर्ट करते हैं तो हमें याद रखना है कि जो हमारी निडल निकले तो वह हमारे फिंगर में ही ना जल्दी जल्दी में हमारे पियर्स कर जाए। तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, 4 हमें वैद्य को सावधानी देना है। कौन कौन सी, हीन नहीं करना, अति नहीं करना, तिर्यक नहीं करना और खुद को भी हार्म नहीं करना है। और एक डिस्क्लेमर यहाँ पर देते हैं कि अकुशल सर्जन से अगर आप ये सारी चीजें कराते हैं, अज्ञानी लोभ से, अतिशय वाक्य से, या भय से, मोह से, या इनमें से किसी भी आश्रय में जब वैद सर्जन कुशस्त्र यानी अनुचित शस्त्र कर्म का प्रयोग करे तब वह व्रण में अनेक शेष विकार को उत्पन्न कर सकता है। मतलब डिस्क्लेमर दे रहा है कि इतनी सारी चीजें अगर होएगी तो चीजें खराब भी हो सकती हैं। आचार्य यहाँ पर वही बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं कि आचार्य कहते हैं कि 5 ऐसे, मतलब 10 के आधे लिखा उनने कि 5 ऐसे मर्म स्थान हैं जहां पर आपको क्या करना है, जब आपको भ्रम, प्रलाप, शक्ति के दाह पातन और प्रमोह, हस्त का पाटन या उल्टा पुल्टा करने से, संतुलित शरीर की उष्णता बढ़ाने से, अंग तथा संधियों में शिथिलता, बेहोशी, ऊर्ध्वपात या ऊर्ध्व श्वास होना, या वातजन्य भिन्न भिन्न तीव्र वेदनाएं, मांस के धोवन, मांसोदक अभम रुधिरन, मतलब मांस के धोवन के समान रंग के रक्त का निकलना, तथा सर्व प्रकार की इंद्रियों को ग्रहण शक्ति का विश्राम होना, यह समस्या लक्षण उत्पन्न हो सकती है मर्म स्थान में अगर क्षत हो जाता है या मर्म स्थान में अगर वेद होने से। क्लियर है? तो हाईलाइट कौन कौन सा पॉइंट करेंगे, दैट इज भ्रम, प्रलाप, वो कह रहा है मांस प्रदेश में हो रहा है, और मांस उदक, मतलब मांस के धोने के समय जब हम कोई फ्लैश ऑफ मांस है उसको धो रहे हैं तब जो लाल लाल खून बह रहा है दैट इज कॉल्ड एज मांसोदक। फिर सर्व इंद्रिया, इसमें क्या हो जाएगा, हमारी जो सभी प्रकार की जो इंद्रियां हैं वो कैसी हो जाएंगी, ग्रहण शक्ति उनकी खत्म हो जाएगी। ग्रहण शक्ति कैसी हो जाएगी, अगर मन प्रदेश में कुछ भी हो जाता है तो हमारी सारी इंद्रिया की ग्रहण शक्ति खत्म हो जाती है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है सुरेंद्र गोप प्रतिभम, सुरेंद्र गोप प्रतिभम। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जो वीर बहुटी, जो हमारी वीर बहुटी है, इंद्र गोपाभम सभी बोलते हैं, तो उसके समान लाल वर्ण का घाव, रक्त के घाव से अधिक मात्रा में जब निकलता है तो इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, प्रकुपित होकर अधिमंत, शिरोरोग आदि विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये कहाँ पर व्याधि हुई है, कहाँ पर छिन्न भिन्नता हुई है, वो हमने पढ़ा था मर्म में। इंद्रिया व्याप्त हो रही थी कहाँ, मर्म में। अब हम सुरेंद्र प्रतिबिंब वाला एग्जाम्पल कहाँ पढ़ रहे हैं, शिरा में। ये चीज याद रखना है। ये कहाँ पे पढ़ा था, मांस धोवन वगैरह। तो रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि
जो मांस में जब हो रहा है छेदन भेदन तो मांसोदक रुधिर प्रदिमा निकल रहा है और सर्वेंद्रिय प्रकाश जा रहा है। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, जब इंद्रगोप वाला कहाँ आया, हमारा शिरा के लिए आया, उससे कौन सा रोग हो रहा है, हमारा शिरो रोग आदि रोग हो जा रहा है। उसके बाद हमने पढ़ रहे हैं कब्जियता, कब्जियता यानी कुबड़ापन, और चिराद व्रण रोहती मतलब व्रण जो है उसकी जो हीलिंग है हमारी, वो कैसे हो रही है, देरी से हो रही, चिराद व्रण रोहित से, वो कहाँ पे हो रही है, स्नायु में हो रही है, कहाँ हो रही है, स्नायु में हो रही है। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा शोफ है कैसा हो, अति वृद्ध हो यानी अधिक बड़ा हुआ हो, और कैसा हो, भयंकर वेदना वाला हो। कैसा हो रही है, भयंकर वेदना, जिसकी की वजह से क्या हो गया, बल जो है हमें हमारा वो क्षय हो गया। और ये कहाँ पर हो रहा है, चल या अचल संधि में क्षत होने के ये लक्षण होते हैं। कहाँ, चल और अचल संधि में होने के ये लक्षण होते हैं। कौन कौन सी चीज हो गई आपकी, सबसे पहले मर्म हो गई, देन शिरा हो गई, देन स्नायु हो गई, देन चल अचल संधि में होता है तो शोफ अति वृद्धि, ठीक है, ये हो गया बल है। अब जो घोर रुजा तस्य निद्रा, अब ये कहाँ पर हो रहा है, ये लक्षण आपको मिलेगा अस्थि के विद में। कहा मिलने वाला है, अस्थि के विद में लक्षण बनेगा। जिस मनुष्य के कब, रात और दिन में भयंकर पीड़ा होती है, कब हो रही है, रात में और दिन में, किसी भी अवस्था में उसे शांति नहीं मिलती है, उसे अत्यधिक पीड़ा, शोथ, रुक्षता सब मिल रहा है, उसको तंद्रा हो रही है, अंगमर्द हो रहा है, शवतु हो रहा है, तब क्या हो रहा है, घोर रुजा हो रही है, उसको कैसी रुजा हो रही है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है। कब हो रहा है, निशा आदेश, दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, और किसी भी अवस्था में उसे शांति नहीं मिल रही है, तो ये होगा अस्थि में विद्ध होने के लक्षण। ये आपको ओपीडी में आपका पेशेंट बताएगा लक्षण की, फिर आपको समझना है कि इसका जो व्रण हुआ है या इसको जो छेदन वेदन वाली वेदना हो रही है वो घोर, आप उसका आप सीटी कराओ, आप एमआरआई कराओ, आप एक्सरे कराओ, लेकिन जब उसने बोला कि दिन और रात उसको शांति नहीं मिल रही है, तो आप बोल सकते हो कि उसके अस्थिविद के लक्षण होंगे। फिर उसके बाद यहाँ एक स्पेशल पॉइंट आता है कि शिरा पढ़ लिया, शिरा का बताओ मुझे रिवाइज करके, शिरा का बताओ क्या था, इंद्रगुप्त वाला था शिरा, ठीक है। स्नायु का क्या पढ़ा था, सिंघाड़क सॉरी, सिंघाड़क तो स्त्राव था स्नायु का, है ना। अब स्त्राव वाला कौन सा चैप्टर है बताओ, चैप्टर नंबर 22 से बोला ना मैंने, वो आ गया। शिरा, शिरा से क्या पढ़ा, इंद्रगुप्त वाला पढ़ा हमने, स्नायु से क्या पढ़ा, कब्जता पढ़ा, और व्रण जल्दी हील नहीं हो रहा था, संधि कौन सी थी, चल अचल संधि में हो रहा था हमारा, जिसकी वजह से सोफती वृद्धि हो रहा है, बलक्षय हो रहा था, अस्थि में घोर वेदना हो रही थी, दिन और रात हो रही थी। इन मर्मों में चोट होने पर पूर्वोक्त लक्षण क्रमशः अपने अपने समझने चाहिए, हमने पढ़ लिया, ओके। मर्म स्थान या मांस मर्म के ताड़ित होने पर स्पर्श ज्ञान का अभाव, तो ये जो लिखा है स्पर्शम न जनयति विपांडु व्रणः, ये वाला तो आपने सोचा यार मैंने सिरा भी पढ़ लिया, स्नायु पढ़ लिया, अस्थि भी पढ़ लिया, संधि भी पढ़ लिया, लेकिन ये तो मैंने नहीं पढ़ा, तो ये लास्ट पॉइंट है, देखो लास्ट पॉइंट से ना बुक के लास्ट में से छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये हमें बोल रहा है कि शिरा शिरा स्नायु अस्थि संधि में चोट लगने पे तो ये वर्ण पढ़ लिए, लेकिन मांस मर्म, कौन सा मर्म, मांस मर्म में अगर हो जाते हैं तो स्पर्शम न जनयति, आपको वो टच भी करने नहीं देगी, और शरीर का जो वर्ण हो जाता है कैसा हो जाता है, विपांडु हो जाता है, अर्थात उसमें डिस्कलरेशन देखने को हमें मिलता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक रेफरेंस आता है कि आचार्य बोलते हैं कि हमें जो हमारा पेशेंट है उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, तो सच्चे वैद्य को उस रोगी को अपने पुत्र के समान चिकित्सा का रेफरेंस मिलता है। बंधु के समान कौन बोलते हैं, आचार्य चरक बोलते हैं बंधु के समान। इसने यहाँ पर रेफरेंस इसलिए बोला कि चैप्टर नंबर 25 कैसे याद रखोगे, आधा है ना, 50 का आधा कितना होता है, 25, तो वैसे याद रखोगे कि अपने पुत्र, अभी जो पापा की एज होती है 50 साल, तो बेटे की एज 25 साल होती है ना, तो 25th चैप्टर में क्या बोला है आचार्य सुश्रुत ने कि उसकी पुत्र के समान चिकित्सा करनी चाहिए। इस तरीके से चीजें क्लियर हो गई, बताओ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। ये रोग पढ़ लिए, ठीक है, सारे हमें वो बहुत थोड़ा सा ट्रिकी था, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब इसकी जो कहानी बनती है कि पप्पू की कहानी है, वो थोड़ी, वो हम चीजें अच्छे से समझ लेंगे। अभी तक इतना पढ़ो और पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर चूजिंग आयुप्रेरणा, और सब्सक्राइब कर कर लो, और अच्छा कंटेंट मिल रहा है, पढ़ाई करो तुम लोग, ठीक है। थैंक यू।